ठीक है, भरत, प्रणय, ईशा, हमारी बात लैक्टोज। लैक्टोज में C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज ज्वाइन कर रखा है। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। तो अपना सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी ये दोनों रिड्यूसिंग है। ये पॉलीसैकेराइड्स आ गए। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे ज्वाइन हो जाते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब के सब। इसमें आप बस थोड़ा सा यही ध्यान रख सकते हैं किससे जुड़ रहे हैं। C1 ऑफ ग्लूकोज यूनिट, C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज में ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आज हम पढ़ते हैं अमीन्स। अमीन्स बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोटीन्स। प्रोटीन सर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इनका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड। तो क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, उससे अटैच्ड पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप भी अटैच्ड है। ठीक है, तो इनको हम अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं। फिर बच्चों क्या बोलते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड्स का। R कैन बी एनीथिंग, R कैन बी H एज वेल। तो सबसे छोटा जो अमीनो एसिड होता है, स्मॉलेस्ट, दैट इज दिस ग्लाइसिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। अब एनसीईआरटी में तो यार इसका टेबल भी बना हुआ है ना, बट मुश्किल है उसको याद करना। और लेकिन मेंस में जो है क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन में इसको यूज भी किया है। R अगर H है तो ग्लाइसिन, R अगर CH3 है तो एलानाइन। क्या बोलते हैं उसको? एलानाइन। दो तीन नाम पहले वाले बस याद कर लो। एवरीवन ठीक है, होते तो बहुत सारे, पूरा टेबल ऑब्वियसली नहीं याद हो सकता। क्लियर है बच्चों? समझ आ रही बात सबको? ठीक है, सबसे छोटे वाला है ग्लाइसिन। CH3 आएगा यहाँ पे R की जगह, तो उसको बोलते हैं एलानाइन। दो याद मिनिमम रखनी पड़ेगी। ओके, तो अब इनको ज्वाइन, ये ज्वाइन हो के प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, तो जब दो ज्वाइन होंगे, कैसे ज्वाइन होंगे? दो अमीनो एसिड्स कैसे ज्वाइन होंगे? पानी उड़ा के। कैसे? वाटर एलिमिनेट करके। ठीक है, तो इसको और डिटेल में बना देता हूँ फिर से। COOH, को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH यहाँ से खुलेगा बॉन्ड, है ना, और NH2 का H जाएगा, दोनों से पानी उड़ाएंगे और CONH ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? CONH ग्रुप। ठीक है, तो दो दो अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, और अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स से। जैसे वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं इनको, CONH। दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज। अंडरस्टूड? सिंपल है।
पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। जब दो जुड़ते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड बोलते हैं। ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। डाइपेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे? 1 पेप्टाइड बॉन्ड। अंडरस्टूड। ट्राइपेप्टाइड में 3 जुड़ेंगे 2 बॉन्ड से। जेईई मेंस में इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनफैक्ट एडवांस में भी आए हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड में 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये पता होना चाहिए जो पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर इनके जैसे अगर सुनाइए टर्म्स का मतलब, डाइपेप्टाइड मींस 2 अमीनो एसिड्स जॉइंड। ये तो लिखा ही नहीं मैंने, 2 अमीनो एसिड्स आर जॉइंड। ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड्स। टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड्स। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? मोनोमर, सॉरी, पॉलीमर्स, ह्यूज पॉलीमर्स, बहुत बड़े बड़े है ना, बहुत सारे, जिनका मोलर, इनका मोलर मास 10,000 एटॉमिक मास यूनिट है ना, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट एक एक का मास होता है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, और उसमें कम से कम भी तो 20-25 जुड़ जाते हैं एक साथ। पेप्टाइड लिंकेज जब दो जुड़ते हैं तो है ना, अगर दो आप ग्लाइसिन जोड़ रहे हो तो ग्लाय ग्लाय, उसका शॉर्ट नाम देते हैं ग्लाय ग्लाय। 3-3 वर्ड्स उठा लेते हैं। ठीक है, अगर दो ग्लाइसिन जुड़ रहे हैं तो ग्लाय ग्लाय। जैसे यहाँ पे उन्होंने जोड़ा है ग्लाइसिन और एक एलानाइन, नाम उसका छोटा नाम हो जाएगा ग्लाय एला। ग्लाइसिन एंड एला, ग्लाय एला। समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, product of the reaction is called a dipeptide because it is made up of 2 amino acids. 2 amino acids to dipeptide. ठीक, third amino acid combines, the product is called tripeptide. 4, 5, 6 के लिए tetrapeptide, pentapeptide or hexapeptide. When the number of such amino acids is more than 10, then the products are called polypeptides. 10 से ज्यादा वालों को polypeptide बोलते हैं। A polypeptide with more than 100 amino acid having molar mass higher than 10,000 atomic mass unit is called a protein. समझ में आ रहा है? Any doubt? ठीक है, जनरली इसको कैसे डिफाइन करते हैं प्रोटीन को? अ पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बच्चों सब? ठीक है। तो क्वेश्चंस देखेंगे भी बच्चों आपको, है ना। पहली चीज तो यही होगी कि एडवांस में एक ऐसा क्वेश्चन आया था बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा, बिल्कुल लॉजिकल है, सिंपल लॉजिक। क्या क्वेश्चन था कि एक डेका पेप्टाइड था, डेका मतलब 10, डेका मतलब 10, डेका पेप्टाइड, डेका पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 9। ठीक है, 9 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे।
जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड वापस से खुलेगा, हर पेप्टाइड बॉन्ड पे एक पानी चिपकेगा, पानी उड़ा के बना ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना। जब हम वाटर डालेंगे इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हर जितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उतना पानी जुड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। तो फंडा क्या था कि जो हमारा था कंपाउंड, उसमें डेकापेप्टाइड में 9 9 वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो मास कितने से इंक्रीज हो जाएगा? 18 × 9 से। ये लॉजिक था। बताओ मेरे को, समझ में आया सबको? ठीक। मान ली कोई टेट्रापेप्टाइड है, ठीक है प्रणय, समझ में आ रही बात? उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है प्रणय? 3। तो उसमें कितने पानी चिपकेगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे? 3। तो 18 से 54 ग्राम एक मोल में ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्रणय? ऐसे वहां पे भी बोला, उसमें भी मैथ्स घुसा के क्वेश्चन पूछना है आईआईटी में हमेशा, है ना। मैथ्स घुसा दिया, क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह से समझ में आनी चाहिए अपने को बात। तो बहुत ज्यादा नहीं, बस हमें बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, ट्राइपेप्टाइड क्या होता है, डेकापेप्टाइड क्या होते हैं, किससे जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड में यहाँ पे आपको पता है थोड़ा रेजोनेंस होगी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो ये है ना डबल बॉन्ड, CN पे डबल बॉन्ड करेक्टर रहेगा। ऐसा कोई पूछे डिटेल में तो आप बता सकते हो, यहाँ पे रेजोनेंस रहेगी, आपको पता है। ऑलराइट। 2 ग्लाइसिन जुड़ेंगे तो नाम क्या देंगे उनको? ग्लाय। ग्लाइसिन और एलानाइन जुड़ के कोई डायपेप्टाइड बन रहा होगा तो ग्लायएला, है ना। ग्लाइसिन, एलानाइन, ग्लाइसिन, ट्राइपेप्टाइड बना रहे हैं। मुझे तो यही 2 नाम याद है, इन्हीं से बनाऊंगा मैं तो, है ना। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? ग्लायएला ग्लाय। ग्लायएला ग्लाय। समझ में आ रही बात सबको? ये कौन सी शेप है? एक्चुअली ये कौन सी शेप है? ये बताओ, कौन सी शेप है? ठीक है भरत, एनी डाउट? शेप कौन सी शेप? Actually not square shape. Because this is also square shape. Square shape. Square. It's square shape. Box. Sounds like a box. So let's count. W for watermelon. Watermelon. Oval. This is circle. This is oval. Egg shape is oval shape. Egg. Okay. Orange pumpkin. ठीक है, तो ये चीज है एक तो, ओके, ग्लाइसिन, एलानाइन और ये। ओके, उसके बाद हमारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन और किस तरीके से होता है। एक तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना। इसमें अमीनो एसिड में दोनों एंड है, एक एसिडिक एंड और एक बेसिक एंड। लेकिन कुछ एसिडिक अमीनो एसिड्स भी होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? जिसमें ज्यादा COH ग्रुप हो। मान लिया कुछ ऐसा है, इसमें क्या है बच्चों? 2 एसिडिक ग्रुप है और एक बेसिक ग्रुप है, तो ये ओवरऑल कैसा हो जाएगा? एसिडिक। समझ आ रहा है? तो एसिडिक में एक्स्ट्रा COH ग्रुप होगा।
Similarly, basic amino acids में Sir, I have a question. yes Bharat. How can amino acids be basic? The name itself suggests that they are acid. No, amino means amino acids में मतलब है amino group and acidic group. ठीक है, amino is basic. ठीक है, base acid नहीं लिखना उसमें. Okay. That's why. What are you saying? I'm not getting you. Sir, it's written amino acids, right? Yeah. So anyone is going to think that how can there be basic amino acids? अब मैं क्या करूँ इसमें है? No, I'm just asking in general. अच्छा जनरली भारत ये अमीनो एसिड मतलब ये तो एसिड मतलब मत समझ, इसका मतलब ये क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अमीनो ग्रुप. ओके, तो यू आर परसीविंग इन अ रॉन्ग वे. ये एक एसिडिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप. ठीक है, दिस इज द वे टू परसीव इट. ओके, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा हो जाएगा जिसमें दो अमीनो ग्रुप्स होंगे, एक एसिडिक ग्रुप होगा. अंडरस्टूड भारत? समझ में आ रही बात? क्लियर है पॉइंट? So your These are all weakly acidic or alkaline, right? obviously yeah. ये तो NH2 और COH तो वैसे वीक एसिडिक वीक बेसिक ग्रुप्स होते हैं. जैसे if you see the table, उसमें ये देख ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड दिख रहा है जो सबको. ये एसिडिक है. एसिडिक क्यों है? क्योंकि इनमें जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें एक COH लगा हुआ है. ठीक है भरत, इसमें एक COH लगा हुआ है. ऑलराइट, ये R है. नॉर्मली एक NH2 और एक COH तो है ही, है ना. ये R में एक एक्स्ट्रा COH आ गया तो कैसा हो गया? वो एसिडिक अमीनो एसिड. अंडरस्टूड भरत? एनी डाउट? So glutamic acid and aspartic acid are acidic amino acids. और हमारा ये जो लाइसिन है, लाइसिन है इसमें. Go back to basic amino acids page. जस्ट एक मिनट मैं ये बता दूं फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ. ठीक है, जस्ट अ मिनट. लाइसिन में भर दिया NH2 आ रहा है, आर में क्या आ रहा है? एक एक्स्ट्रा NH2 आ रहा है. तो ये लाइसिन, आर्जिनाइन, ये सब कैसे हो जाएंगे? दे विल बी यू नो बेसिक अमीनो एसिड्स. ओके, सो फंडा ये है कि NH2 ग्रुप ज्यादा है तो बेसिक, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिक. पकड़ के ले आई. क्लियर है बच्चों? ओके, सो इसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए इस चैप्टर में? इसमें अमीनो एसिड्स में कॉन्सेप्ट ऑफ ज़्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. देखते हैं इसका मतलब क्या होता है. तो बच्चों ये जो है हमारा क्या अमीनो एसिड, नॉर्मल अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, वो एसिडिक मीडियम में तो
क्या होगा एसिडिक मीडियम में जब पीएच लो होगा? ठीक है भरत, प्रणय, ये इंपॉर्टेंट है। पीएच जब कम होगा मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा? H प्लस चिपक जाएगा इसके ऊपर। क्या चिपक जाएगा इसके ऊपर? H प्लस। इसकी शक्ल बन जाएगी कुछ ऐसी, बेसिक ग्रुप पे H प्लस चिपक जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? तो कैटायनिक फॉर्म में पहुंच गया। किस फॉर्म में पहुंच गया? ये कैटायनिक फॉर्म में। तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। किसकी तरफ मूव करेगा? विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, है ना। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। जब पीएच हाई होगा, पीएच हाई मतलब बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या हालत होगी इसकी? बेसिक मीडियम में H प्लस निकल जाएगा इसका। क्या निकल जाएगा? H प्लस निकल जाएगा। ध्यान से देखना इसको और बताना कोई दिक्कत हो तो ये एनायनिक फॉर्म में चला गया। किस फॉर्म में चला गया? एनायनिक फॉर्म में। किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ। ऑलराइट। एंड जब बीच में एक ऐसा पीएच आएगा बच्चों जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस पीएच को? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बीच में एक ऐसी पीएच आएगी बीच में एक ऐसी पीएच आएगी जिसमें ये इस शक्ल में रहेगा। ध्यान से देखना इसको। कैटायनिक भी और एनायनिक भी। इस फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म या ज्विटर आयन। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। ज्विटर आयन होता है कि कैटायन एनायन होते हुए भी न्यूट्रल है। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? न्यूट्रल है, लेकिन चार्ज दोनों है इसके ऊपर। बताओ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है प्रणय, भरत, सुना रही बात? अब ये विल नॉट मूव। अब ये किधर की तरफ भी मूव नहीं करेगा, ना कैथोड की तरफ है ना एनोड की तरफ, क्योंकि न्यूट्रल है ओवरऑल। ज्विटर आयन क्या होता है? ओवरऑल न्यूट्रल, फिर भी कैटायनिक एनायनिक दोनों एंड है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, विल नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बोर्ड में भी लिखने के लिए आ सकती है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन एट अ सर्टेन पीएच। ठीक है, अमीनो एसिड exist in form of deuterion and do not move towards any electrode in presence of electric field, such that pH is called isoelectric point. और न्यूमेरिकल के लिए इसका फॉर्मूला होता है pK प्लस pKb/2। दोनों ग्रुप्स का, एसिडिक और बेसिक ग्रुप का, एक का K एक का Kb निकाल के उनको /2 करना होता है। समझ आ रहा है? क्लियर है बच्चों पॉइंट? तो ये सब इसमें प्रोटीन में इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होती है, पीएच इक्वल है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की पीएच होती क्या है, कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? दिस इज द ओवरऑल नॉलेज व्हिच वी शुड बी हैविंग इन दिस चैप्टर, कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनको जोड़ के प्रोटीन्स बनते हैं, और ज्विटर आयन क्या होता है ना, ज्विटर आयन, ये रहा ज्विटर आयन।
क्योंकि इसके बाद वाली चीजें वो तो फिर बायो वाली होती हैं, वो हमें मतलब मुझे भी नहीं आती। जैसे फाइब्रस प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स कैन बी गैदर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस प्रोटीन्स और कैसे ये जुड़े होते हैं उसके बेसिस पे है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ये सब है ना। तो ये सब थोड़ा सा बायो वाला चीजें आ जाती हैं इसमें, वो इतना पूछते भी नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए ये गंदे गंदे स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बात तो ये है। इससे पहले का है वो सब पूरा आपका केमिस्ट्री के ऊपर बेसिस पे है कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, प्रोटीन्स कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ये सब चीज क्लियर है उसको, समझ आ रही बात। फाइब्रस प्रोटीन्स ऐसे ही हम एक रीडिंग मान लेते हैं फिर भी। फाइब्रस when the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. Fibrous proteins are generally insoluble in water. Some common examples are keratin present in hair, wool, wool, silk, and myosin present in muscles. तो केराटिन और मसल्स में ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दिस स्ट्रक्चर इज व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। ये कॉइल बना के स्फेरिकल शेप बना लेते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, these are usually soluble in water. Insulin and albumins are the common examples of globular proteins. ये सब आपको थोड़ा सा एक हल्का सा रीडिंग मारना होगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ये सब प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं। एक हमारा ये एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, स्वीटराइन क्या होता है, ये सब चीजें हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। पॉलीपेप्टाइड्स का होता है, डाइपेप्टाइड्स का होता है, ट्राइपेप्टाइड्स का, ये सब। ठीक है, और बताओ। एक सीनियर में इसके क्वेश्चंस ढूंढ देता हूँ एक बार, मेंस वाले। वो मेरे को कराने थे आप लोगों को। अच्छा, मेरे पास भी नहीं मिल रहा इसका एक। चलो ठीक है, हम बाद में देखते हैं ना, अभी दिख नहीं रहे मेरे को, मैं निकाल के रखूंगा इसके क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और बताओ प्रणय, भरत, ईशा, समझ में आ गया ये कुछ कुछ चैप्टर? यस मॉलिक्यूल्स आपको है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट था एक तो वही ग्लूकोज, फ्रक्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना। तो ये सब जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोटीन्स में, ये सब। ठीक है, अब बताओ
क्या स्टार्ट करना है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट यू वांट करे? फिर फिजिकल स्टार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। प्रणय और कोई नहीं बचा ना तेरा इसमें चैप्टर? सर वो फिर पॉलीमर पीओसी है, लेकिन वो तो बिल्कुल थ्योरी है, तो फिजिकल हाँ का यार, बहुत बहुत बोर हो जाऊंगा मैं पढ़ाते पढ़ाते उसमें, है ना। फिजिकली कर। लेकिन लास्ट में इसको कर लेंगे दोबारा, याद करने का है पॉलीमर्स पूरा, यस सर, हाँ। लास्ट में रखते हैं, है ना। और तो इसके अलावा और तो कोई नहीं ना, ये हमारे ये सारे हो गए ना, ठीक है। फिजिकल में कौन कौन से हो गए थे हम लोग, आप लोग के बैच में? सॉलिड और लिक्विड हो गया था ना, इलेक्ट्रो करना है ना। यस सर, सॉलिड लिक्विड हो गया था। ओके चलो, तो वी कैन स्टार्ट फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी important and a slightly difficult chapter we can say। सॉलिड लिक्विड जितना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें डालने होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है भारत, समझ आ रहा है? भारत स्कूल में हो गया ऑर्गेनिक खत्म? अभी तक नहीं, we are still on aldehydes, ketones and carboxylic acid। ओके ओके, तो आपको आता है अच्छे से वो, समझ में आ रही थी क्लास में? आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं यार, है ना। अब ये आप देखो कब करोगे क्वेश्चंस, आपको करने हैं। मैं एक पेपर और अभी आपको भेज रहा हूँ, वो भी ट्राई करके अटेम्प्ट करके, कार्बोक्सिलिक एसिड का पेपर टेस्ट है वो, है ना, वो भी आपको करके सेंड करना है। इसमें क्वेश्चंस जरूर करो यार, प्रैक्टिस, है ना, बिना क्वेश्चंस के नहीं होगा। कीप दिस इन माइंड, क्लियर है सबको? कीप दिस इन माइंड, बिना क्वेश्चंस के नहीं मजा आएगा। एक एल्डिहाइड्स कीटोन्स का मैंने और भेज दिया आपको। चलो, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना, कन्वर्ट मारते हैं, ठीक है। सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं एनर्जीज को, ऐसे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑब्वियसली, है ना। जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनिक सेल। और जिसमें उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होती है केमिकल में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो समझ लेते हैं एक बार दोनों में। बेसिक डिफरेंस बच्चों ये होता है कि गैल्वेनिक सेल में, अच्छा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमारे जो भी सेल होते हैं, पेंसिल सेल हो गए, इन्वर्टर बैटरीज हो गई, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, ठीक है, जो हमें बिजली देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वो गैल्वेनिक सेल्स की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे? गैल्वेनिक सेल्स की। अंडरस्टूड? इसमें होता है क्या, जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से हम ये कर पाते हैं ऐसा। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो रही हो रिएक्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल वही
जिंक रॉड को डिप किया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। ठीक है, जिंक रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट में तो अपने आप रिएक्शन हुई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना भरत। तो होगा क्या, जिंक ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर आयन विल गेट रिड्यूस। ओके, सो ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो रही है, अपने आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे के पास, अपने आप से एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जा रहे हैं, है ना। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कॉपर रिड्यूस, सॉरी जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स खा रहा है। तो अपने आप जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में, है ना, तो अपने आप इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उस मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, उस मूवमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रही है बात बच्चों, ठीक है, अपने आप रिएक्शंस हो रही है, अपने आप इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस मूवमेंट को हम कैप्चर करके बिजली बनाते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस, आपने 10th में ही पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। उसमें कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स, जैसे आपने बच्चों 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, तो वो क्या रहा है बेसिकली H2 को हम H2 और O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, H2 और O2 अलग नहीं होना चाहते, H2 एक स्टेबल कंपाउंड है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बिजली का झटका दे रहे हैं, हम बिजली पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। समझ में आ रही बात। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो एक जगह रिएक्शन अपने आप हो रही है, उससे हमें बिजली मिल रही है, एक जगह रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी, उसको हम बिजली का झटका देके करवा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बताओ समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया गैल्वेनिक सेल्स में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एक में बिजली मिलती है, बनती है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से ऐसा होता है, ठीक है प्रणय। यस सर। और इलेक्ट्रोलाइटिक में उल्टा हो रहा है, एक रिएक्शन जो नहीं होना चाह रही थी उसको हम बिजली का झटका देके करवा रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस को करवा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करा के। और इसमें एक दो पॉइंट्स हम डिफरेंस के लिखेंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे छोड़ देता हूँ, लगभग इतनी, एक डिफरेंस और लिख लेंगे हम, वेरी मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, अपने आप होती है। जिंक रॉड को आप डिप करोगे कॉपर सल्फेट में, अपने आप, हमने पढ़ा है नीला रंग गायब हो जाएगा, ब्लू सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस। 10th में भी करा था हमने ये एक्सपेरिमेंट, करते भी अपने आप। तो हुआ क्या, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। जिंक क्या होता है इसमें, ऑक्सीडाइज, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ओके, और कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, कॉपर आयन। तो यहां से जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स फेंक के मारे और यहीं पे कैच कर लिए किसने, कॉपर आयन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे, कॉपर आयन ने कैच कर लिए खुशी खुशी, जिंक खुशी खुशी ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर आयन खुशी खुशी रिड्यूस हो गया।
समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहीं से फेंके यहीं पे कैच हो गए इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन मूवमेंट हुआ एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो डेनियल ने ऐसा सोचा कि भाई डेनियल सेल बनाते हैं, सेल बनाते हैं। डेनियल सेल बनाया, उसने क्या किया, उसने इन दोनों कंपार्टमेंट्स को, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों कंपार्टमेंट्स को, इन दोनों रिएक्शन को अलग अलग हाफ में कन्वर्ट कर दिया। बोला कि भाई जिंक तू इधर आ जा, एक कंपार्टमेंट में तू आ जा। जिंक रॉड को लिया उसने, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। दूसरे कंपार्टमेंट में उसने कॉपर रॉड लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब हुआ क्या बच्चों कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स, यहीं से इलेक्ट्रॉन जिंक फेंक के मार रहा था, यहीं पे कैच हो रहे थे। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होने वाला बंदा लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और कैच करने वाला बंदा, इलेक्ट्रॉन्स जिसने कैच करने कॉपर आयन में, कॉपर आयन यहाँ बैठा हुआ है राइट साइड में, समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स वहां से चलते हैं और इधर ऐसे आते हैं। भरत, एनी डाउट? समझ में आ रही कहानी? I am understanding it, sir. ओके, सो ठीक है बच्चों, तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स चले और इधर आके कैच हुए, और बस इस मूवमेंट को हमने कैप्चर कर लिया। बीच में हमने अपना बल्ब जला लिया, एमीटर हिलने लग गया हमारा, एमीटर की नीडल हिलने लग गई। हमने बोला भाई बिजली प्रोड्यूस हो गई, बिजली प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, इस तरह से बच्चों सेल बनाए जाते हैं। दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग हाफ में डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, जहां ऑक्सीडेशन होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। अंडरस्टूड? सो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज एनोड, राइट हैंड साइड इज नोन एज कैथोड। ध्यान से समझ लेना इसको, बिल्कुल एकदम, है ना, बेसिक तरीके से समझाया मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले और इधर कैच हो गए, और इस तरह से हमें बिजली मिल गई। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट, राइट हैंड कंपार्टमेंट, कैथोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट, कैसे भी कुछ भी नाम आप इनको दे सकते हो। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट हैंड साइड पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये है बेसिक वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? ध्यान से समझना, अच्छे से ना, समझ के करोगे तो आसान लगेगा, मजा आएगा कि भाई अरे वाह, है ना, जनरल नॉलेज की चीज है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, तो जो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक आयन बढ़ रहे हैं, यहाँ पे कैटायंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ से कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं, कॉपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि भाई कैटायन बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे कैटायन कम होंगे तो एनायन बढ़ते जाएंगे, है ना। अगर ऐसा होगा तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा इसका जुगाड़, तो हम सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। सॉल्ट ब्रिज होता है एक ये यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब, हैविंग सम इलेक्ट्रोलाइट, हैविंग सम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम नाइट्रेट,
इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, न्यूट्रल करना, दोनों साइड्स को न्यूट्रल करना। इधर जिंक आयन बढ़ रहे हैं, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहे हैं जिंक आयन में, इधर नाइट्रेट जाके कूद जाएगा, एनायन जाके कूद जाएगा न्यूट्रल करने के लिए, इधर कैटायन जाके कूद जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैटायन कम हो रहे हैं। समझ आ रहा है भरत, एनी डाउट? ठीक, तो एक साइड बच्चों कैटायन कूद जाएगा, एक साइड एनायन कूद जाएगा। आप देखोगे बेसिकली नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स या करंट यहाँ से चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया, हो गया सर्किट कंप्लीट। समझ आ रहा है सबको कैसे सर्किट कंप्लीट हो गया? बताओ, समझ आया बच्चों? सॉल्ट ब्रिज डालने से ये रहा कि दोनों तरफ अब न्यूट्रल रहेगा, कंपार्टमेंट्स, दोनों कंपार्टमेंट न्यूट्रल रहेंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो विल कंटिन्यू। समझ में आया सबको वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल? इस स्टोरी से भारत, प्रणय, ईशा बता दो कोई डाउट हो तो। No doubt. ठीक है प्रणय, समझ में आ गई बात? Working of galvanic cell. At anode, oxidation takes place. और ये क्योंकि बच्चों स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप होता है ये, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव करना शुरू कर देते हैं। एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड which moves towards cathode where reduction takes place. Salt bridge maintains electrical neutrality in both compartments. And hence complete the circuit as well. सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है। Salt bridge is inverted U-tube containing strong electrolyte. ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए आपको। सॉल्ट ब्रिज अगर हम ना लगाएं तो थोड़ी देर में ही इलेक्ट्रॉन फ्लो बंद हो जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। एक साइड कैटायन बढ़ जाएंगे, एक साइड एनायन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये है इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि क्या होता है, किधर क्या है सीन। यहाँ पे एनोड को हम, है ना बच्चों, ये डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे एनोड को हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उल्टा होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का सप्लायर है। समझ आ रहा है? दिस इज द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। और कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है।
क्लियर है बच्चों? ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अब क्वेश्चंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं क्वेश्चंस में इसको बच्चों, देखना ध्यान से। जिंक, जिंक आयन, कॉपर आयन, कॉपर। बिल्कुल जो ऊपर जो इलेक्ट्रोड ऊपर ये जो गैल्वेनिक सेल बना हुआ है तामझाम है, ये पूरा जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर, कॉपर आयन, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। राइट हैंड साइड कैथोड, जिसपे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखो, कॉपर आयन से कॉपर में जा रहा है मतलब रिडक्शन। जिंक, जिंक से जिंक आयन में जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। लेफ्ट हैंड साइड एनोड, अंडरस्टूड। और बीच में ये डबल डंडे इज सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे तामझाम को, हम इतना छोटा सा फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चंस में भी। अंडरस्टूड? देख लो ध्यान से, राइट हैंड पे कैथोड लगा होगा, लेफ्ट हैंड पे एनोड लगा होगा, है ना। प्रणय और जो भी है ना भरत, सबको ये उसमें प्रणय, उसमें जब तू क्वेश्चंस करेगा ना, उसमें तेरे को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अपने अपनी फिट जी वाली उसमें भी है ना, तो प्लीज पूछ लेना मुझे, कोई भी डाउट आए। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वो है ना डेटा के साथ नहीं बताया, क्योंकि वो ऑब्वियसली स्कूल वगैरह में इतना नहीं पूछते, बट उसके ऊपर अच्छे तेरे को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पूछ लेना, मैं उसका एक तेरे को बढ़िया तरीका ही बता दूंगा अगर आप करोगे जब उसके, ठीक है। तो Yes. डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स बच्चों, है ना। पूछो, क्वेश्चंस करो, तभी पूछोगे, ठीक है। करने हैं क्वेश्चंस आप लोग, अगर करते नहीं हो, कम करते हो, ठीक है, तो करो। प्रणय करता है क्वेश्चंस? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, तो कर यार, जहाँ से भी ना डाउट वाउट पूछ लिया करो। पूछे नहीं कभी तुमने डाउट वगैरह ना, तो है मेरे डाउट पूछ लूंगा। हाँ पूछ लिया करो ना, भेज दिया करो, व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। फिर कुछ दो चार डाउट्स ऐसे थोड़े हिंट दूंगा तो हो जाएंगे क्लियर, है ना। और अगर कोई ज्यादा तूफानी क्वेश्चन होगा तो फिर मैं फिर उसके लिए टाइम निकाल के ऐसे ही ना क्लास में बता दूंगा, फिर अलग से टाइम निकालने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग डाउट्स वगैरह भेजते रहा करो, ओके। Yes. हाँ, सॉल्ट ब्रिज बताओ, ये समझ में आया सबको? एक्सप्रेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल बेसिकली। तो आपको क्वेश्चंस में इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। जिंक आयन मींस जिंक सल्फेट या कोई भी सॉल्ट होगा उसका। जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक आयन, कॉपर रॉड डिप्ड इन कॉपर आयन। लेकिन इस तरह से लिखते हैं क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, तो कॉपर आयन से कॉपर, ये लिखने का तरीका है बच्चों। कॉपर आयन टू कॉपर मींस रिडक्शन, जिंक टू जिंक आयन मींस ऑक्सीडेशन। जो पहले लिखा हुआ है बाद में, उससे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड करते हैं। ऑलराइट, तो आपको सबसे पहले सीखनी है, बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे यहाँ पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे, बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। आपको जो रिएक्शंस लिखनी है सबसे पहले, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखनी है पहले, कैथोड का रिएक्शन, कॉपर आयन टू कॉपर, ठीक है। गैल्वेनिक सेल से रिएक्शन लिखनी है, पर रिएक्शन से गैल्वेनिक सेल बनाना आना चाहिए, उल्टा भी आना चाहिए। एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक से जिंक आयन, अंडरस्टूड। फिर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या करते हैं, जैसे रिडॉक्स में करते थे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, अभी तो बैलेंस्ड है, वरना हम मल्टीप्लाई करते, वरना क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, सिंपल। तो अभी दो इलेक्ट्रॉन से बैलेंस्ड है, सीधे ऐड कर दिया, ओवरऑल रिएक्शन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाने चाहिए, एक साइड दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में, एक साइड राइट में, कैंसिल हो गए, कट गए, और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए किसी सेल को देख के, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हमें आसानी रहेगी।
ऑलराइट, करो एक बार। इसका रिएक्शन लिख लो, ओवरऑल सेल रिएक्शन बना लो। डन सर। हाँ जी, ठीक है बच्चों, तो कैथोड का रिएक्शन बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी है ना, अभी से प्रैक्टिस करोगे इस पे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होगी, और इसमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी रहेगी, इंपॉर्टेंट है चैप्टर ही बहुत। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले रिएक्शन को, तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है भरत, समझ आ रहा है? एनी डाउट? एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इज 2। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, दिस इज द वे टू कन्वर्ट अ सेल इन रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखना, ऐसे ही सेल मतलब रिएक्शन से सेल भी बना सकते हो आप। उसमें आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो एनोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो हो रहा है वो कैथोड। ऐसे आपको सेल बनाना है, एनोड कैथोड। एनोड इज लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड इज राइट हैंड साइड। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, तो रिएक्शन से सेल बनाना और सेल से रिएक्शन बनाना, ये हमें आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, ओके। फिर बच्चों स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। हालांकि 11th में भी एनसीईआरटी में है, ये 11th में ही है, मैं पढ़ा भी देता हूँ 11th में। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन कौन सी वैल्यूज? एसआरपी वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज।
कौन सी वैल्यूज? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सिंपल सा रीजन है कि भाई कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एज इट इज ले लिया। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे माइनस साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस साइन, उल्टा, रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? प्रणय, एनी डाउट? नो सर। So this is the way to calculate standard EMF of cell, E naught cathode SRP minus E naught anode SRP। आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन होंगे, जैसे मैंने आपको लेट्स से दिया ये वैल्यूज। आपको चेक करना है ध्यान से, इस फॉर्मूले को चिपकाने से पहले चेक करना है। रिडक्शन पोटेंशियल की गिवन है ना, जिंक आयन टू जिंक मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर आयन टू कॉपर। ठीक है भरत, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑलराइट, ठीक है। तो अगर रिएक्शन लिखी हुई है ये, और मैं बोलूं बताओ भाई इसका ई नॉट कितना होगा, ठीक है, तो आपको रिएक्शन में बच्चों क्या करना है? कैथोड पहचानना है, एनोड पहचानना है। आपको कैथोड एनोड आइडेंटिफाई करना है। जहां रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड, अंडरस्टूड? जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड। नाउ ई नॉट ऑफ सेल या ई नॉट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड। कैथोड का एसआरपी, कॉपर आयन टू कॉपर इज कैथोड, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, जिंक आयन टू जिंक। अंडरस्टूड? फिर हम यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे 0.34 माइनस माइनस 0.76, सिंपल है। 1.1 वोल्ट आ गया इसका ई नॉट। ई नॉट पॉजिटिव आना सिग्निफाइज कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट नेगेटिव आता तो होती नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई नॉट पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबको? एनी डाउट? तो आपको बच्चों सेल रिएक्शन में हमें कैथोड एनोड पहचानना है, फिर फॉर्मूला चिपकाना है और उससे ई नॉट आएगा। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन गिवन है, लेट्स से find E naught of cell, or sorry, E naught of or E naught of reaction, and predict feasibility of reaction, feasibility या spontaneity of reaction। करो बच्चों।
Yes, which is भारत संघ आ रहा है ईशा एंड नाउ आइडेंटिफाई किया कि कौन कैथोड है कौन एनोड है ना। तो रिडक्शन जहां हो रहा है वो कैथोड और ऑक्सीडेशन जहां हो रहा है वो एनोड। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन है? सिल्वर आयन। उसका रिडक्शन पोटेंशियल उठाएंगे, माइनस करेंगे इसके नॉट से। बताओ जो कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की समझ में आ रही बात? ई नॉट आ गया पॉजिटिव, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिजिबिलिटी, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई डाउट? तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है? ओके, चलो बाय एवरीवन।